नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यादों की पुरानी गलियों में। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है एक औरत की तस्वीर। ये कहानी लिखी थी खुशवंत सिंह ने। मेरी दादी माँ और सब दादियों की तरह बूढ़ी थी। मैं 20 साल से उनका ये झुर्रीदार चेहरा देखकर आ रहा था। लोग कहते थे कि वह भी कभी जवान थी, सुंदर थी और उनका एक पति भी था, पर इस पर विश्वास करना कठिन था। मैंने तो सिर्फ मेरे दादा को सिर्फ एक चित्र में देखा था जो हमारे बाहर वाले बड़े कमरे में लगी हुई थी। वे ढीले से कपड़े और सर पे पगड़ी पहनते थे। लंबी सफेद दाढ़ी सीने तक फैली रहती थी और वे कम से कम 100 साल के लगते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे कि उनके एक पत्नी और एक बच्चा होगा। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके कई सारी बीवी और कई सारे पोते पोतियां होंगी। और दादी के बारे में यह सोचना कि वो कभी सुंदर या जवान रही होंगी एकदम ही गलत लगता था। उनकी हाइट छोटी थी, शरीर मोटा था और कमर झुकी झुकी रहती थी। उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी झुर्रियां थी जो हर जगह से निकलकर किसी और जगह दौड़ती हुई नजर आती थी। हमारा मानना था कि वह हमेशा से ऐसी ही थी, बहुत ज्यादा बूढ़ी, इतनी ज्यादा कि और ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी और पिछले 20 साल से ऐसी ही बनी रही थी। वह सुंदर तो नहीं हो सकती, अच्छी जरूर लगती होंगी, पर सुंदर तो नहीं। वह बिल्कुल साफ सफेद कपड़े पहनकर घर में घूमती रहती थी, एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ भगवान के जप करने पर लगाए रहती थी। उनके चांदी की तरह चमकते बाल पीले टेढ़े मेढ़े चेहरे पर फैले रहते थे और होठों से वे भजन ही बुदबुदाती रहती थी। हाँ, वे बहुत अच्छी लगती थी। वे पहाड़ों पर सर्दी के चित्र जैसी लगती थी, चारों तरफ सफेद बर्फ से ढकी, जो शांति और संतोष की भावना जगा देती थी। मैं और दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। जब मेरे मम्मी पापा शहर गए तो उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया और हम हमेशा साथ रहते थे। वे मुझे हमेशा जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती, मुझे नहलाती धुलाती और कपड़े पहनाते समय एक मीठी आवाज से प्रार्थना करते करते मेरे लिए नाश्ता बनाती। मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं सुनता तो रहता था, लेकिन मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। इसके बाद हम शाम की रखी बासी रोटी पर जरा सा घी और शक्कर चुपड़कर नाश्ता करते और स्कूल के लिए चल पड़ते। और वह थोड़ी सी और बासी रोटी अपने पास रख लेती और रास्ते में मिले हुए कुत्तों को खिला देती थी। हम बच्चे वरांडे के दोनों तरफ कतार बनाकर बैठ जाते और गाने के स्वर में प्रार्थना को दोहराते रहते थे और दादी भीतर जाकर ग्रंथ साहिब का पाठ करती थी। और जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता था तो हम साथ में घर आ जाते थे। जब हमारे मम्मी पापा शहर में आराम से रहने लगे तब उन्होंने हमें भी बुला लिया। अब मेरी गहरी दोस्ती खत्म हो गई थी। दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। मैंने अब इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया था। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, इसलिए दादी अब घर पे ही रहती थी और समय बीतने के साथ हमारा मिलना जुलना भी कम हो गया था। शुरुआत के कुछ दिन तो वो मुझे सुबह जगाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। जब मैं घर लौटता तो वह पूछती भी थी कि आज गुरुजी ने क्या सिखाया। मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड समझा देता था, कुछ साइंस की बातें जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे दुनिया गोल है, वगैरह वगैरह। लेकिन यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था क्योंकि इसमें वे मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती थी। इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातें उन्हें बेकार लगती थी और उन्हें दुख होता था कि यहाँ भगवान और धर्म के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। एक दिन मैंने बताया कि स्कूल में हमें म्यूजिक सिखाया जाने वाला है। इससे उन्हें बड़ी परेशानी हुई। उनकी सोच यह थी कि अच्छे लोगों को म्यूजिक से दूर रहना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना भी थोड़ा कम कर दिया। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तब मुझे एक अलग से कमरा दे दिया गया। अब हमारा संबंध एकदम समाप्त हो गया था। दादी माँ ने चुपचाप यह दूरी स्वीकार कर ली। अब वो हर वक्त चरखा चलाती थी और किसी से बात नहीं करती थी। सुबह से शाम हो जाती, वे सिर्फ चरखा चलाती थी और भजन गाती थी। सिर्फ शाम के वक्त थोड़ी देर के लिए उठती और वरांडे में जाकर रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती और उन्हें चिड़ियों के लिए डाल देती और चिड़ियों को इधर उधर भागते देख खुश हो जाती। कई चिड़िया उनके कंधों पर, हाथ पर, पैरों पर, सर पर बैठ के खाती और चोंचे मारती, लेकिन वे उन्हें उड़ाती नहीं थी बल्कि मुस्कुराकर रह जाती थी। उनके लिए दिन का सबसे सुखी समय यही आधा घंटा होता था। जब मैं हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने लगा तब मैंने सोचा कि दादी इससे बहुत दुखी होंगी। मुझे 5 साल बाहर रहना पड़ेगा और इस बीच पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जब मैंने दादी को देखा तो वे दुखी नहीं हुई। वो मुझे स्टेशन छोड़ने आई और धीरे धीरे प्रार्थना करती रही। उनके हाथ में एक माला थी
जिसे वह चुपचाप जपती रहती थी। जब मैं चलने लगा तो मेरी दादी ने मेरा माथा चूमा और तब मुझे एहसास हुआ कि वह चुम्बन कितना कीमती था। लेकिन जो मैंने सोचा वो हुआ नहीं। 5 साल बाद जब मैं लौटा तो वो मुझे लेने स्टेशन आई। वो उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी मेरे जाने के दिन थी, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी प्रार्थना मेरे कानों में गूंज रही थी। लौटने के बाद पहले दिन भी मैंने यही देखा कि वह उसी तरह चिड़ियों को खाना खिला रही थी और खुश हो रही थी। लेकिन शाम को मैंने एक चेंज देखा। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की, अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और उसे बजा बजा कर जोर से गाना शुरू कर दिया। कई घंटे वे इस पुरानी ढोलक को गाती बजाती रही। हमें उन्हें यह समझाकर रोकना पड़ा कि इससे उनका तनाव बढ़ जाएगा। मैंने पहली बार देखा कि इन्होंने हमेशा की तरह प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सुबह उठा और देखा कि उन्हें बुखार चढ़ गया, तो मैंने डॉक्टर बुलाया। उन्होंने देखकर कहा कि कोई खास बात नहीं है और बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। लेकिन मेरी दादी ने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि अब मेरा अंत निकट है। उन्होंने कहा कई घंटे से मैंने प्रार्थना नहीं की, इसीलिए अब वे किसी से बात नहीं करेंगी और अब से सारा समय वो प्रार्थना में ही बिताएंगी। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी सारी बातों को इग्नोर कर दिया और वो शांति से खाट पर लेट गई और भगवान की प्रार्थना करने लगी। और अचानक हमारी उम्मीद से पहले ही उनके होठ अचानक से बंद हो गए। उनकी माला उनके हाथ से गिर गई और उनकी आंखें बंद हो गई। उनका चेहरा हल्का पीला पड़ गया और हम समझ गए कि अब वो नहीं रही। हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और जैसी प्रथा है धरती पर रख दिया और उनके शरीर पर एक कपड़ा डाल दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हमने उनका संस्कार करने की तैयारी की। शाम हुई तो मैं उनके कमरे में गया। सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी वरांडे तक फैली हुई थी। हमने देखा कि पूरे वरांडे और कमरे में जहां उनका शव रखा था, हजारों चिड़ियां चारों तरफ बैठी हुई थी, लेकिन वे एकदम चुप थी। मेरी माँ उनके लिए रोटियां लेकर आई और जिस तरह दादी उन रोटियों के टुकड़े टुकड़े करके चिड़ियों के पास रखती थी, वैसे ही उन्होंने भी रख दिया। लेकिन चिड़ियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी की अर्थी को उठाकर बाहर ले गए तो वे चुपचाप उड़ गई। दोस्तों, इसी तरह से ये कहानी खत्म होती है। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए यादों की पुरानी गलियों को।